हाय फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द क्लास। हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है सीए फाइनल की। दिस इज पार्ट 3। जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, आप देखना, चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो फॉर द फर्दर लेक्चर्स एंड स्केड्यूल काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट सबको बेनिफिट मिले। किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम कर रहे हैं पार्ट 3। मैंने देखो बता दो क्या क्या करवा दिया। ये जो वीडियो होगा ये ओल्ड सिलेबस के लिए भी है, न्यू सिलेबस के लिए भी है। कोई बच्चा सीएस कर रहा है, कोई बच्चा सीएमए कर रहा है, कोई आपका दोस्त, उनको भी कॉमन टॉपिक्स होते हैं, तो सबके लिए सेम है। सीए वालों के तो होते ही अपने। अच्छा, देन डिविडेंड अकाउंट्स ऑर्डर्स मैंने पार्ट 1 में करा दिया है, जो कि अपने को ऑडिट में आता है, न्यू सिलेबस में। ओल्ड वालों तुमको तो दोनों में आता, तो दोनों का करा दिया मैंने हाथ के हाथ ही। फिर हमने कर लिया था फॉरेन कंपनीज कर लिया था, हमने ई गवर्नेंस कर लिया था, एनसीएलटी कर लिया था, स्पेशल कोड कर लिया था। अब इस सेशन में पता नहीं, देखते हैं कितने टॉपिक होते हैं। टारगेट ये कि 3 से 4 होने चाहिए, देखते कितने होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट गाइस, एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इफ यू सी ऑन द स्क्रीन वी गॉट AR1 18 30 36 दिस टाइम। आई वांट समवन फ्रॉम यू हु इज वाचिंग मी राइट नाउ कि अगला जब मैं रिवीजन लेकर हो अगले अटेम्प्ट वालों के लिए, तो बेटा आपका फोटो यहाँ पर हो, आपका नाम यहाँ पर हो। एंड इफ यू सी, इस बार जब रिजल्ट आया है सबका, जिसके भी मार्क्स आए, एंड जनरली पापा का तो नाम सब लोग ही रोशन करते हैं, इस बार हमने सबकी मम्मी का नाम लिया है। एंड वी हैव गिवन देम गुडीज, सर्टिफिकेट्स टू ऑल द टॉपर्स हु हैव गॉट इट। अमेजिंग रिजल्ट्स। ठीक है, सो अगले बार आपका नाम स्क्रीन पर देखेगा, पूरा इंडिया देखेगा, अक्खा इंडिया, अपना अक्खा इंडिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कीप द स्पिरिट्स हाई होगा, क्योंकि अब की बार आखिरी बार, अब की बार दिसंबर पर। लेट्स स्टार्ट गाइस। सो आप अपनी टीचर की बुक निकाल लीजिएगा, जो मुझसे पढ़ चुके हैं। आपके पास अपनी मेन बुक होगी या फास्ट ट्रैक बुक है, या क्लास में जो बेटा आपको नोट्स लिखाए होंगे वो निकाल लीजिएगा, वो नोट्स निकाल लीजिएगा। कोई बच्चा अगर मॉड्यूल से पढ़ रहा है, मॉड्यूल निकाल लीजिए। कूल। सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक्स टुडे। वी आर गोइंग विद अहेड विद ऑफेंस एंड पेनल्टीज। हम क्या कर रहे हैं? ऑफेंस एंड पेनल्टीज। दिस इज अ रिवीजन सेशन टारगेटिंग December 21 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट। कोई बच्चा अगर पहली बार अपेयर कर रहा है May 22 November 22, अब ध्यान रखना, रेगुलर लेक्चर्स के लिए यू कैन विजिट द साइट www.letslearnindia.in, या फिर आप यू कैन कॉल ऑन 844-844-8919, व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन नीचे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट गाइस। ऑफेंस एंड पेनल्टीज कर रहे हैं हम लोग पहला। सो बेटा 4 से 6 मार्क की वेटेज क्या करता है? 3 से 4 मार्क आपको डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा, 2 मार्क आपको एमसीक्यू में कवर हो जाएगा वहां पर। सो पहला सेक्शन होगा सर सेक्शन 439। सर क्या बोलते हैं अपन उसको? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या बोलेंगे बच्चों उसको आप? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 439 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या कहता है? सर एवरी ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक्सेप्ट सेक्शन 2126। सर सारे के सारे जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है एक्सेप्ट सेक्शन 2126। तो 2126 क्या हो जाएगा बेटा? वो कॉग्निजेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कॉग्निजेबल। सर कॉग्निजेबल मतलब सर बड़ा ऑफेंस, जहां पर पुलिस आके अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, वहां पर आपको बेल नहीं मिलती, तो बन जाएंगे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं जहां पर आपको पुलिस जब अरेस्ट करने आएगी, दे वुड नीड मैंडेटरी अरेस्ट वारंट एंड दोज ऑफेंस आर बेलेबल, वहां पर बेल मिल जाती है। तो अपन जब भी बात करेंगे कंपनी में क्या बोलेंगे? सर हर ऑफेंस, हर मतलब सर सब मतलब सब सारे के सारे ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक्सेप्ट सेक्शन 2126। तो 2126 क्या हो जाएगा बेटा? आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस। सर कोर्ट कैन नॉट कॉग्निजाइज द ऑफेंस, कोर्ट कैन नॉट रिकॉर्ड एन ऑफेंस अनलेस अ कंप्लेंट इज मेड बाय 3 पीपल। कौन कंप्लेंट करेगा बेटा? आरओसी इंस्पेक्टर, शेयर होल्डर मेंबर और पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी। देखो आपकी बुक में मिलेगा आपको आरओसी इंस्पेक्टर, पर्सन शेयर होल्डर मेंबर और पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी। अच्छा सर शेयर्स का नाटक हुआ या डिविडेंड का कोई नाटक हुआ, तो कौन कंप्लेंट करेगा? पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी। सर दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोसिक्यूशन बाय कंपनी ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑफिसर। अगर कंपनी को अपने घरेलू मामले में अपने एम्प्लॉय को अगर सजा देनी है, तो कांड किया है तो सजा देने के लिए 439 खोलने की जरूरत नहीं है आपको, या आपका आपसी मामला कर लीजिए, तो 439 तब लगेगा नहीं वहां पर। अच्छा, इफ द कंप्लेंट इज मेड बाय आरओसी या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी, बड़े लोग हैं, पर्सनल अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ कोर्ट बोलेगा तो आना पड़ेगा। पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी और आरओसी, भैया तू मतलब नहीं आएगा तो भी चलेगा, मतलब वो एक्स पार्टी डिसीजन दे देंगे। हाँ शेयर होल्डर तो वैसे ही बावला है, देखो कोई वेल्ला है, कुछ काम नहीं, तू मैंडेटरी आना वहां पर। पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी भी बड़ा आदमी होता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वो भी होना चाहिए, उसमें भी एक्स पार्टी होना चाहिए। खाली शेयर होल्डर के लिए मैंडेटरी होगा, क्योंकि कटघरे में 2 लोग चाहिए ना अपने को वहां पर। सर दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू एनी एक्शन टेकन बाय द लिक्विडेटर व्हाइल लिक्विडेटिंग द कंपनी। सी एट द एंड, इस सेक्शन का एसेंस क्या है कि सर कोर्ट को पता होना चाहिए क्या कांड हुआ है, तो कंप्लेन कीजिए आप। अब लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट करता था? अभी तो एनसीएलटी करता, पहले कोर्ट करता था, अब कोर्ट की सारी पावर्स एनसीएलटी के पास आ गई है,
तो सर लिक्विडेट को पता है ना कांड हो रहा है कंपनी में, तभी तो लिक्विडेट हो रही है, तो वापस से वो कांड देखेगा, फिर वो कोर्ट को इंटीमेट करेगा, तो टाइम पास नहीं करने का, आपको टाइम पास नहीं करने का। तो इन दो लोग के सामने सेक्शन एप्लीकेबल है, तो लिक्विडेटर के टाइम पर और एक पर्सन जब वो कंपनी अपने आपसी मामले में डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स को सजा सुनानी चाहती है। सर सेक्शन नंबर कौन सा है? 439। सर सारे के सारे ऑफेंस, सब के सब मतलब सब आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक्सेप्ट सेक्शन 2126, एक्सेप्ट सेक्शन 2126। कोर्ट विल रिकॉर्ड द ऑफेंस ओनली ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय आरओसी इंस्पेक्टर, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी और शेयर होल्डर मेंबर। शेयर्स का अगर नाटक हो, डिविडेंड का नाटक हो, तो पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन प्रोसिक्यूशन इज डन बाय company for any of its officer. So if the complaint is made by ROC या फिर person authorized by CG, तो personal attendance नहीं चाहिए unless the court requires. This section does not apply to any action taken by the liquidator while liquidating the company. Section number 439. अच्छा, आपके मॉड्यूल में आपके टीचर में केस होगा, ध्यान रखना कि वहाँ पर एक शेयर होल्डर है, उसने कंप्लेन कर दिया, कोर्ट ने रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, बोलता है नहीं पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी कंप्लेन करेगा। शेयर होल्डर ने कंप्लेन किया क्योंकि उसको डिविडेंड नहीं मिला था या शेयर्स का कुछ नाटक था, कोर्ट ने उसको ऑफेंस मतलब रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, बोलते नहीं पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी होगा, वही कर सकता है। इसका जो कंक्लूजन है बेटा ध्यान रखना, द आंसर ऑफ कोर्ट इज रॉन्ग। अरे शेयर होल्डर भी तो कंप्लेन कर सकता है, वो तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर मेंबर आ गया है, तो और कब कंप्लेन करेगा? शेयर्स के लिए शेयर होल्डर खुद भी कर सकता है, बराबर, डिविडेंड नहीं मिला खुद भी कर सकता है। और पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी मतलब उसके पास दो वाक्य, या तो डायरेक्टली कोर्ट के पास जाए या वो जाएगा, क्योंकि उसके लिए माई बाप कौन होगा? सेबी होगा। सेबी के पास जब सेबी किसी को अपॉइंट करेगा फिर वो भेजेगा कोर्ट के पास। तो ध्यान रखना, शेयर होल्डर कैन ऑल्सो कंप्लेन। तो शेयर होल्डर और कब कंप्लेन करेगा? उसको या तो डिविडेंड नहीं मिला, तो शेयर्स नहीं मिला, या मीटिंग का नोटिस नहीं मिला, यही तकलीफ होगा ना, और क्या तकलीफ होगा? हर टीचर की बुक में क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लोग मस्ती करते हैं। आई थिंक जैक वाला क्वेश्चन है, जैक, इफ आई रिमेंबर द मॉडल वर्ड्स, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं, जैक वाला क्वेश्चन होगा। अच्छा, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, छोटी सी बात है, कंप्लेन शैल बी मेड बाय द पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी। इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, कंप्लेन शैल बी मेड बाय पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी। ये मैंडेटरी पॉइंट है, अलग से ट्विस्ट दे रखा है। सेक्शन नंबर कौन सा क्या बेटा? 439। ऑफेंस ऑफ टू टाइप्स, कॉग्निजेबल मतलब बड़ा ऑफेंस, अरेस्ट विदाउट वारंट, मर्डर, डकैती, रेप वेप हो गए। नॉन कॉग्निजेबल, पेटी थेफ्ट, वो सब सर अरेस्ट विद वारंट, ठीक है, अरेस्ट विद वारंट। सेक्शन नंबर 439। सर नेक्स्ट सेक्शन 446 क्या कहता है सर? एप्लीकेशन ऑफ फाइन्स। फाइन जो भी कलेक्ट होता है, जो भी कलेक्ट होता है, कहाँ यूज करेंगे सर? दो जगह यूज करेंगे, किधर? टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग एंड टुवर्ड्स रिवॉर्ड, टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग एंड टुवर्ड्स रिवॉर्ड्स। सर फाइन शैल बी यूज्ड फॉर टू प्लेसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग एंड रिवॉर्ड। 446। फिर 446 के नीचे आपको भाई मिलेंगे वहां पर 446A, 446A क्या बोलता है? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द पनिशमेंट। अपन बोलते हैं कि 1 लाख to 3 लाख की पेनल्टी देंगे, 1 लाख to 3 लाख, तो 1 लाख देनी चाहिए कि 3 लाख देनी चाहिए, बीच का फिगर देने का है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। किन बातों को ध्यान रखा बेटा? साइरन का बात ध्यान रखा, साइज ऑफ द कंपनी, इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, रेपुटेशन ऑफ डिफॉल्ट, नेचर ऑफ डिफॉल्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ द कंपनी, इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, रेपुटेशन ऑफ डिफॉल्ट, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ डिफॉल्ट। साइरन को ध्यान रखना है, ये बहुत जगह कॉमन है, DT, IDT, कोई और लॉ पढ़ रहे हो कि कोई भी जो अथॉरिटी होती है जब भी वो कोई डिसीजन देगी कि पनिशमेंट को लेके, किन बातों को ध्यान रखेगी? साइरन का, साइज ऑफ द कंपनी, इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, रेपुटेशन ऑफ डिफॉल्ट, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ डिफॉल्ट। सर 446B क्या कहता है सर? अमेंडमेंट ध्यान रखना, इसमें लेसर पेनल्टी फॉर ओबीसी स्मॉल कंपनी, लेसर पेनल्टी फॉर ओबीसी स्मॉल कंपनी। अब इसमें कोई दो और ऐड किया है, ओबीसी ऐड किया है, स्मॉल कंपनी ऐड किया है, डोरमेंट कंपनी ऐड किया है, एंड सॉरी ओबीसी ऐड किया है, स्मॉल कंपनी ऐड किया है, स्टार्टअप कंपनी ऐड किया है, प्रोड्यूसर कंपनी ऐड किया है। दोनों ही कौन है? स्टार्टअप कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी। क्या कहता है? अगर इन्होंने कुछ भी कांड किया, कौन सा कांड? इस एक्ट का कोई भी कांड किया, इस एक्ट का कोई भी कांड किया, मतलब कोई भी सेक्शन तोड़ा, ठीक है, उनकी जो पेनल्टी होगी कितनी होगी? वो 50%, फुल 1/2 1 चाव सूप, 50%। वन ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन सच प्रोविजंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख इन केस ऑफ अ कंपनी एंड 1 लाख इन केस ऑफ एन ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन एज अ केस में बी। वो क्या बोलते हैं? जो भी सेक्शन कांड किया किसी ने भी, मतलब ये 4 लोग कौन कौन? ओपीसी स्मॉल स्टार्टअप प्रोड्यूसर, ओपीसी स्मॉल स्टार्टअप प्रोड्यूसर, इन 4 कंपनी ने कोई भी सेक्शन तोड़ा इस कंपनीज एक्ट का, तो जो सेक्शन में जो पेनल्टी दी है ना, वो उनको लिए हाफ हो जाएगी। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, कंपनी के केस में 2 लाख। इंसान 2 प्रकार के होंगे, या तो कंपनी को ऑफिसर होगा या कोई और पर्सन इसका मिलकर कांड किया होगा, तो उसके लिए पेनल्टी कितना हो जाएगी? मैक्सिमम 1 लाख, मैक्स 2 लाख इन केस ऑफ अ कंपनी, मैक्स 1 लाख इन केस ऑफ एन ऑफिसर। 446B नीचे डेफिनेशन दे रखी है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। स्टार्टअप क्या होता है, प्रोड्यूसर का, इसको रीड कर लीजिए क्योंकि ये अमेंडमेंट का पार्ट है। रीड फ्रॉम द स्क्रीन 446B।
डन है, दैट्स 446 बी फॉर यू। नेक्स्ट सर 447 क्या कहता है सर, फ्रॉड देखो सर, फ्रॉड अगर बड़ा फ्रॉड है, क्या है बड़ा फ्रॉड, सर बड़ा फ्रॉड कैसे आएगा, इफ द फ्रॉड इज मोर देन और इक्वल टू कितना रुपीज 10 lakhs, 10 lakhs फिक्स है, और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लेस, मैं कहता हूँ 1% ऑफ टर्नओवर मेरा आता है 7 लाख रुपया, तो मैं क्या कहूँगा 10 लाख रुपया फिक्स है लॉ में, और 7 लाख रुपया हाइपोथेटिकली फिगर लिया, विच एवर इज लेस, तो मेरी लिमिट हो गई 7 लाख, मेरी लिमिट हो गई 7 लाख रुपये। अब मैं कंपेयर करूंगा बेटा, अगर फ्रॉड 8 लाख का है, 9 लाख का है, 10 लाख का है, 11 लाख का है, या फिर फ्रॉड 7 लाख का भी है, ठीक है 7 लाख या उससे ज्यादा का फ्रॉड है, डोंट कंपेयर इट विद 10 lakhs, नहीं, अपन क्या कहते हैं पहले लिमिट निकालेंगे, लिमिट कैसे निकालेंगे, रुपीज 10 lakhs और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस, बराबर, तो लिमिट निकली मेरी, मैंने हाइपोथेटिकल फिगर ले 7 लाख रुपए मेरा 1% ऑफ टर्नओवर है, ठीक है, तो फ्रॉड इतना या इससे ज्यादा है, मतलब 7 लाख या उससे ज्यादा हुआ, ठीक है 15 लाख का हुआ, 20 लाख का हुआ, 50 लाख का हुआ, तो सर वो हो जाएगा आपका बड़ा फ्रॉड। अच्छा, अगर फ्रॉड 6 लाख का है, 5 लाख का है, 4 लाख का है, तो वो हो जाएगा आपका छोटा फ्रॉड। तो सर अगर बड़ा फ्रॉड है ना, बड़ा फ्रॉड है, सर बड़ा फ्रॉड कैसे निकाला आपने, सर इफ द फ्रॉड इज मोर देन और इक्वल टू 1% ऑफ टर्नओवर और 10 lakhs विच एवर इज लेस, लिमिट आ गई। सर नॉर्मली कितना फाइन लगेगा सर, 6 महीने का, मैक्सिमम 3 साल, सर नॉर्मली कितना 6 months, मैक्सिमम 10 years। अच्छा, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट होता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट होता है तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 years and 10 years, नॉर्मली 6 months to 10 years, पब्लिक इंटरेस्ट अगर इफेक्ट हो गया तो सर 3 years to 10 years, एंड फाइन कितना लगेगा, एंड फाइन मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम 3 times अमाउंट ऑफ फ्रॉड, 3 times अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम 3 times अमाउंट ऑफ फ्रॉड। सर मिनिमम कितना है, 6 months to 10 years, नॉर्मली पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट हो तो 3 years to 10 years हो जाएगा, एंड फाइन, दोनों केस में एंड फाइन, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम 3 times अमाउंट ऑफ फ्रॉड। अच्छा सर अगर फ्रॉड छोटा फ्रॉड एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, सो इट्स अप टू 50 years, अप टू 50 lakhs, अप टू 5 years और बोथ, अप टू 5 years, अप टू 50 lakhs और बोथ, अप टू 5 years, अप टू 50 lakhs और बोथ। सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा, 447, दैट्स कॉल्ड एज पेनल्टी फॉर फ्रॉड, सेक्शन नंबर 447। आ जाओ देखो स्क्रीन पे एक बार क्या क्या हो गया। वी रिकॉल्ड नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस 439, 446 एप्लीकेशन ऑफ फाइन, 446A फैक्टर्स डिटरमाइनिंग पनिशमेंट, साइरन, 446B लेसर पेनल्टी फॉर ओपीसी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी। फिर हम लोग क्या 447 पेनल्टी फॉर फ्रॉड। अब आ जाइए 450 पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टीज प्रोवाइडेड, 450। अगेन अमेंडमेंट आप इसको रीड करके बाद में पहले आप समझिए, कंपनीज एक्ट में क्या बोलता है, अगर सेक्शन में कोई पेनल्टी दे रखी तो वो फॉलो करूं, अगर नहीं फॉलो करो तो ये सामूहिक पेनल्टी है। क्या है सामूहिक पेनल्टी, सर द कंपनी एंड द एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट और सच अदर पर्सन, किसी इंसान ने अगर कोई कांड किया तो शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज फ्लैट, 10,000 रुपीज इन केस ऑफ कंटिन्यू डिफॉल्ट, 1,000 रुपीज पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख इन केस ऑफ अ कंपनी एंड 50,000 इन केस ऑफ एन ऑफिसर या फिर पर्सन, उसके लिए 50,000। उधर 2 लाख 1 लाख था पीछे वाले सेक्शन में जो अपन ने किया, उधर वो था ना अपना 446A वाला लेसर पेनल्टी वाले में, उसमें 2 लाख और 1 लाख है, इसमें 2 लाख और 50,000 है। सो ऊपर मैंने लिखा हुआ शॉर्ट में 10,000 रुपीज प्लस 1,000 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 lakhs फॉर द कंपनी, 50,000 फॉर द ऑफिसर, 50,000 फॉर द ऑफिसर। रीड 450 क्योंकि अमेंडमेंट है, ध्यान से करो। डन, आ जाइए, आगे पढ़ते अपन। नेक्स्ट वेयर डूइंग इज 455, दैट्स कॉल्ड एज डोरमेंट कंपनी। सर क्या कहता है,
बहुत सिंपल, डोरमेंट कंपनी का दूसरा नाम होता है इनएक्टिव कंपनी। सर आपने धंधा नहीं कर रखा है, आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी इन द लास्ट 2 financial years, सर नॉट कैरिंग ऑन द बिजनेस और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन द लास्ट 2 financial years, इन द लास्ट 2 financial years, तो क्या आप बन जाओगे, आप डोरमेंट कंपनी। या तो आप खुद वॉलंटरी अप्लाई कर लो या आपको आरओसी कर देगा। तो सच कंपनी में अप्लाई टू आरओसी फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, एंड आरओसी में ऑल्सो सुओ मोटो डायरेक्ट सच कंपनी टू टेक द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अच्छा, उनको मिनिमम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इतने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए, इतना ये आपको मीटिंग करना पड़ेगा, वो सब आरओसी उनको बताएगा। अच्छा, इफ अ डोरमेंट कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 455, तो आरओसी क्या कर सकते हैं, उनका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। सर कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, अ कंपनी शैल बी एलिजिबल टू ऑब्टेन द स्टेटस फॉर डोरमेंट कंपनी ओनली इफ, कि उनके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन या तो ऑर्डर हुई है, ठीक है, और टेकन अप और कैरिड आउट अगेंस्ट द कंपनी, मतलब नो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन शुड हैव बीन ऑर्डर्ड और टेकन अप और कैरिड आउट अगेंस्ट द कंपनी, मतलब उनके खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। नो प्रोसिक्यूशन, सब में नो है, नो प्रोसिक्यूशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी। अच्छा, कंपनी के पास कोई पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं है, कोई उनके प्रति डिफॉल्ट नहीं कर रखा उन्होंने, विच आर आउटस्टैंडिंग, कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा है। अच्छा, कंपनी के पास कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अच्छा, अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो एक काम कीजिए, उन अनसिक्योर्ड लोन वालों का भी आप अप्रूवल ले लीजिए। देयर इज नो डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट, मतलब डायरेक्टर्स और द ओनरशिप, मतलब द शेयर होल्डर्स के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है। एंड द कंपनी डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी ड्यूज, द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन वर्कमैन ड्यूज, द कंपनी इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ये 8 है, सब में नो 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 है, ध्यान रखना। अगर ये आप 8 मीट करोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो डोरमेंट कंपनी के लिए। इनफॉर्म नंबर MSC1, इनफॉर्म नंबर MSC1, इसका प्रोसीजर है, देखो अभी। सर कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर MSC1, सर MSC मतलब MSC miscellaneous one along with the prescribed fees to the ROC for obtaining the status of dormant company as per the section provisions of 455। क्या पास करना पड़ेगा अपने को, आफ्टर पासिंग SR to this effect in the general meeting of the company or after issuing a notice to the shareholders and obtaining consent of at least 3/4 of the shareholders in value। मतलब या तो 100 में से 75 लोग हाँ बोले, 75 लोग हाँ बोले, या फिर जितनी भी जो वैल्यू है ना उसका 75% लोग हाँ बोले। अब वो अकेला एक इंसान भी हो सकता है, वैल्यू है 75% भी हो सकता है, तो आप नंबर देख लीजिए तो वैल्यू देख लीजिए। ऐसा मतलब 100 में से 75 लोग हाँ बोलने चाहिए। जब मैं वैल्यू बोलता, अगर एक अकेला इंसान उसके पास अकेले के पास 75% स्टेक है तो वो आप लोगों को अप्रूवल दे सकता है। फॉर्म नंबर MSC1, द ROC shall after considering the application form number MSC2 will issue a certificate after allowing the status of dormant company to the applicant form number MSC2। ROC अपने को सर्टिफिकेट दे देगा MSC2 में, अप्लाई किया 1 में, सर्टिफिकेट किया 2 में, फिर आप रिटर्न भरोगे फॉर्म नंबर MSC3 में, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी MSC3 में, बराबर। फिर अपन को अभी एक्टिव बनेगा, चर्बी ज्यादा अपने को अभी एक्टिव करने का, तो अपन एक्टिव के लिए फॉर्म भरेंगे MSC4 सर्टिफिकेट आ जाएगा एक्टिव का MSC5 में। देखो 1 2 रिटर्न 3, फिर अभी अपने को एक्टिव बनने के तो डोरमेंट कंपनी अप्लाई करेगी 4 में एंड सर्टिफिकेट आ जाएगा 5 में। सो एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी शैल बी मेड इन फॉर्म नंबर MSC4 अलॉन्ग विद द रिटर्न इन MSC3 अगर आपको एक्टिव कंपनी बनना है तो। अच्छा, द ROC शैल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी रिमेन्स डोरमेंट फॉर कॉन्सेक्यूटिव 5 ईयर्स। साला तुम पहले 2 साल तक धंधा नहीं किए, अब 500 लोग अभी भी तुम धंधा नहीं करो, तो अभी साल अभी भी तुम डोरमेंट हो, तो आरओसी क्या कर देगा, आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा। MCQ 5 साल स्ट्राइक ऑफ MCQ। सो द ROC विल अलाउ द एप्लीकेशन एंड विल इशू सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर MSC5। तो सर्टिफिकेट आएगा बेटा वो MSC5 में, सिंपल है। 1 2 रिटर्न 3, अब एक्टिव बने तो 4 5। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, अगर ये 4 चीजें होती है तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब अगर आपने ये खाली यही कर रखा है, स्टिल यू आर इनएक्टिव। इसके अलावा आपने परचेज सेल कर रखी, जहां पर मेरा PNL हिट हो रहा है तो मैं एक्टिव हो सकता हूं, मैं नॉर्मल कंपनी से। ये तो क्या वो इनएक्टिव है? क्या कहते हैं सर पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू ROC, आपने खाली फीस भर रखी है, पेमेंट मेड इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, या फिर कोई और लॉ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर रखा है, या फिर आपने रेंट भर रखा ऑफिस और रिकॉर्ड्स के रखने के लिए, तो आप अभी भी सर इनएक्टिव हो। दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। MCQ में बेटा आपको आ सकता है। सर प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, प्लीज रीड। मैंने आपको बताया MSC4 MSC5 रिटर्न जाएगा 3 के अंदर, बराबर, रीड कर लीजिए इसको। एंड अगर 5 साल हो गया अभी भी आप डोरमेंट उतारो, सबका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा। रीड कर लीजिए सामने।
क्लियर है इतना? ठीक है, अगर आपने आर की बात नहीं मानी तो आर आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा, ठीक है। एंड जो भी जैसे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स आपने वो पूरी नहीं की तो आर आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज एंड विल ट्रीट इट एज एन एक्टिव कंपनी। हाँ, अगर 5 साल हो गए तो आर आपको स्ट्राइक ऑफ ही कर देगा हमेशा के लिए, स्ट्राइक ऑफ कर देगा आपको हमेशा के लिए, ठीक है। सो ध्यान रखना बेटा, ये आपका MSc 4 MSc 5 आपको MCQ में आ सकता है, इंस्टीट्यूट पूछ ही रहा है आजकल डोरमेंट कंपनी पे क्वेश्चन 6-8 मार्क के, तो आपको पेपर में दिख सकते हैं। सेक्शन नंबर बेटा 455। अब छोटा सा एक सेक्शन कर रहे हैं अपन गवर्नमेंट कंपनी का। सर गवर्नमेंट कंपनी का होता है जिसमें मिनिमम 51% इज हेल्ड बाय CG SG और बोथ, ठीक है। अच्छा, पेड अप शेयर कैपिटल में क्या लेंगे अपन? टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। तो हमेशा टोटल वोटिंग पावर अपन हमेशा इक्विटी बोलते थे, तो अभी आजकल मार्केट में आ गया ना डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, उनको भी काउंट करना, आपको उनको भी काउंट करना होगा। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी अगर है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी। अब क्या बोलता है वो? एनुअल रिपोर्ट। सो देखो, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी जैसे भेल गेल से जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी क्या करेगी? विद इन 3 मंथ्स ऑफ द AGM, ठीक है, विद इन 3 मंथ्स ऑफ द AGM एक वर्किंग बनाएगी ऑन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एंड रख देगी बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। सर अगर स्टेट गवर्नमेंट वाली गवर्नमेंट कंपनी तो वो रखेगी बिफोर बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा विधान परिषद। अगर दोनों का स्टेक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेक है, स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेक है, तो वो लोग भी रखेंगे विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द AGM and they will prepare a report on the working of the accounts of the government company and रख देंगे पार्लियामेंट के सामने भी बिकॉज गवर्नमेंट का स्टेक है एंड लेजिस्लेचर के सामने बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है वहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं याद करना, खाली 3 मंथ्स याद करना है और 51% याद रखना है। यहाँ पर 51% है, मिनिमम 51% है गवर्नमेंट कंपनी के लिए। MCQ में आपको वो छेड़ सकता है, ठीक है। प्लीज रीड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, खाली रीड करना है, वॉच इट ऑन द स्क्रीन। ईजी है, 3 मंथ्स को ध्यान रखना बस, खाली रीड। डन है, 3 मंथ्स को याद रखना खाली बस, 3 मंथ्स, चैप्टर इज ओवर। So 455 is dormant companies and 394 is audit report of government companies. सर क्या क्या फॉर्म है? आप एप्लीकेशन करोगे फॉर डोरमेंट कंपनी, फॉर्म नंबर MSc 1, आर से आपको सर्टिफिकेट देगा MSc 2 में, रिटर्न इज इन MSc 3 एंड एक्टिव कंपनी के लिए MSc 4, सर्टिफिकेट आएगा आपका MSc 5 में, बहुत सिंपल है सर। लेट्स रिवाइज ऑफेंस एंड पेनल्टी। सेक्शन नंबर इज 439, दैट्स नॉन कॉग्निजेबल, सारे के सारे नॉन कॉग्निजेबल एक्सेप्ट सेक्शन 2126। सो 446 इज योर एप्लीकेशन ऑफ फाइन्स, 446 is factors determining punishment, that's siren, 446B is lesser penalty for OPC, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी। सब हाफ पेनल्टी हो जाएगी जो भी सेक्शन कॉन्ट्रावेंट किया, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख फॉर द कंपनी एंड 1 लाख फॉर द ऑफिसर, राइट। Then 447 is for penalty for frauds, punishment where no specific penalty is provided, तो that's 10,000 रुपये, 1,000 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख फॉर द कंपनी, 50,000 फॉर द ऑफिसर, 50,000 फॉर द ऑफिसर। डोरमेंट कंपनी 455 सर 2 साल तक धंधा वंधा नहीं किया तो सर आपको आर डोरमेंट बना देगा, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर आपने कुछ कांड वांड नहीं करेगा तो आप अप्लाई करो फॉर्म नंबर MSc 1 में, सर्टिफिकेट 2 में, रिटर्न 3 में, एक्टिव कंपनी 4 में, सर्टिफिकेट 5 में, बराबर। 5 साल अगर आप डोरमेंट हो तो आर का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा, मतलब आप बंद हो जाओगे। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी 51% अगर आपका स्टेक है तो आप CG SG का दोनों का स्टेक हो तो गवर्नमेंट कंपनी 51% पर। अच्छा, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो आपको एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, एनुअल रिपोर्ट मतलब AGM के बाद विद इन 3 मंथ्स ऑफ द AGM एंड रखो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखो, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखो। अगर दोनों का स्टेक है तो दोनों के सामने रखो, विद इन 3 मंथ्स को ध्यान रखने का और 51% को ध्यान रखना। ऑफेंस एंड पेनल्टीज स्वाहा, फिनिश।
आई रिपीट, दिस इज अ रिविजन सेशन गोइंग ऑन टारगेटिंग योर एग्जाम। ये आपके लास्ट डे के लिए काम आएगा बेटा। वीडियो ऑफ करके ईयरफोन लगा के आप बिंदास सुन सकते हो, सेकंड थर्ड रिविजन में काम आएगा। इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग हियर एंड देयर वाला बात, सीधा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें। किसी को भी अगर फास्ट है या रेगुलर लेक्चर चाहिए अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल, यहाँ पर स्लो क्यों है, कैसा है, वो सब चीज़ें आपको लेट्स लर्न इंडिया पे मिल जाएगा। किसी के पास ये वाली बुक नहीं है, अगर आपको ये वाली बुक चाहिए वो भी आपको लेट्स लर्न इंडिया पे मिल जाएगी। ऑडिट की जो चार्ट बुक है वो भी लेट्स लर्न पे, ऑडिट की जो मेन बुक है जो हैंड रिटन है वो भी लेट्स लर्न पे मिल जाएगी आपको। नीचे लिंक स्क्रॉल हो रहा है, देख लीजिए। तो दिस इज 3, 4, 5 और 3 वो डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट वाला। नाउ वी आर डूइंग कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। निकालिए कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, बहुत छोटा चैप्टर है कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अच्छा, इधर से मैं ये करा चुका हूँ, ये करा चुका हूँ, ये करा चुका हूँ। सो इन माई बुक इफ यू सी देयर आर 25 टॉपिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अभी 9 चल रहा है। ठीक है, आ जाइए। वी स्टार्ट विद कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सो लेट्स कंटिन्यू विद कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ओल्ड सिलेबस तुमको तो आता ही है 4 मार्क के आसपास का, न्यू तो अपने को आया नहीं है। एमसीक्यूज में आ सकता है, कहीं ना कहीं एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। दैट्स आई थिंक मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 1 है ये। कुछ इश्यू है ना बाल पे, बाबू ठीक हो जा, बाल मेरे कट रहे। देखो अभी कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तो ये न्यू सिलेबस के थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है। ओल्ड वाला तुमको तो आता ही है ये, पर अपने को पता नहीं, एमसीक्यू में पूछ लेंगे तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्या कहता है सर? कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सेस मीटिंग 2 प्रकार की होती है, बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग। सर जनरल मीटिंग 2 प्रकार की होती है, एजीएम एंड ईजीएम। एजीएम एंड ईजीएम दोनों मेंबर्स की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और इन मीटिंग में क्या क्या होता है सर? नोटिस होता है, एजेंडा होता है, रेजोल्यूशन होता है, मिनट्स होता है। सर नोटिस मतलब क्या? मीटिंग को बुलाने, मतलब मीटिंग में लोग आके आएंगे ना, बैठेंगे आके, तो उनको बुलाना पड़ेगा। कान में जाके तो नहीं बोल सकना ए आना, नोटिस देना पड़ेगा। मीटिंग में जो जो चीज़ें डिस्कस होने वाली है उसको तो अपन एजेंडा, अगेंडा मेरे हिसाब से अगेंडा बोलते हैं। रेजोल्यूशन, जो भी अप्रूवल लगेंगे मुंह से नहीं चलेगा सर, लिखवाना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन। अच्छा, जो मीटिंग में हो गया है वो क्या हो जाएगा? वो माइन्यूट्स, उसको बोलते हैं माइन्यूट्स। अच्छा, अपन क्या बोलते हैं मीटिंग में, भले मेंबर्स की मीटिंग हो, भले वो डायरेक्टर की मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, वहाँ पर जितनी भी बातें मीटिंग में हो उसको मिनट्स का पार्ट बनना चाहिए। मिनट्स की जो बुक बनेगी बेटा वो लूज शीट नहीं चाहिए, इट हैज टू बी अ बाउंड बुक। इट हैज टू बी हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है। इट हैज टू बी अ बाउंड बुक, हार्ड बाउंड या फिर सॉफ्ट बाउंड, कोई भी चलेगी। हर पेज पे चेयरमैन का इनिशियल होगा, आखिरी पेज पे चेयरमैन का साइन होगा। हर पेज पे चेयरमैन का इनिशियल होगा, आखिरी पेज पे चेयरमैन का साइन होगा। अभी लॉ क्या कहता है कि मीटिंग में जो भी चीज़ें हुई है वो सारी बातें मिनट्स की बुक में डाल दीजिए वहाँ पर। अब बाई चांस अगर वहाँ पर वो बोलते हैं कि गाली गलौज हो गया, तेरी माँ दी बहन दी होगी, वहाँ पर हो गया डायरेक्टर वेक्टर में बोर्ड मीटिंग हो रही, तो मेंबर्स में सब कुर्सी फेंक रहे, तेरी माँ दी बहन चढ़ के गाली दे रहे वहां पर। तो बेटा ध्यान रखना, चेयरपर्सन का इच्छा होगा वो कि कोई मैटर में इंक्लूड करूं या कोई मैटर में एक्सक्लूड करूं विच इज डेट्रीमेंटल टू द कंपनी और टू द मेंबर और टू द पर्सन और टू द डायरेक्टर। अगर कोई ऐसी बात है जो हानिकारक है किसी के लिए भी, वो चेयरपर्सन का डिस्क्रिप्शन होगा कि कितना इंक्लूड करना है, कितना एक्सक्लूड करना है। लॉ कहता है कि सर भैया हर बात होनी चाहिए, माना, पर कोई मैटर डेट्रीमेंटल तो वो हटा सकता है, ठीक है। सर रेजोल्यूशन क्या है? सर रेजोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब मेजॉरिटी, दैट्स मोर देन 50%, जो हमेशा बीआर अपन कहते हैं। एक होता है यूनानिमस, दैट्स 100%। मेंबर्स में कितने होते हैं सर? ओआर, दैट्स मोर देन 50, और एक ऐसा दैट्स 75%, ठीक है। अच्छा, अगर एग्जाम में कोई रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने को आ गया तो आप कैसे ड्राफ्ट करोगे सर? यू विल स्टार्ट विद द वर्ड रिजॉल्व दैट, परसुएंट सेक्शन जो आया वहां पर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द रूल्स मेड देयरअंडर, द कंपनी बी एंड इज हियरबाय डिसाइडेड दैट टू ... जो भी क्वेश्चन दिया चेप देने का पर। अच्छा, अगर आपको पैरा चेंज करता है ऐड करके रिजॉल्व फर्दर दैट, ये कॉपी करके रट्टा मार लो, इसको ये लिख कर आ जाना, resolve further that Mr. X, the secretary of the company, B and is hereby authorized to electronically file the necessary returns with the registrar of companies, पूरा लिखने का, with the registrar of companies and to do all other necessary things required under the act। तो सारा काम कौन करेगा सर? मिस्टर एक्स जो हमारे सेक्रेटरी है। तुमको एक और पैरा ऐड कर दो, रिजॉल्व फर्दर दैट। अच्छा, आधे लोग क्या करते हैं वेरेस से शुरू करते हैं, वेरेस भी चलेगा, व्हेन यू चेंज द पैरा एंड वेरेस। अब अगर मॉड्यूल से देखोगे आप तो हर चीज में इंश्योर ने रिजॉल्व दैट लिखा है, एक दो में वेरेस भी मिलेगा पर मेजॉरिटी रिजॉल्व दैट लिखा है। फिर क्या करना है इसको? अब डब्बे में डालकर आ जाने का। तो एग्जाम में ड्राफ्टिंग आ सकती है, कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए बेटा, और इन्वर्टेड कॉमर्स वहां पर क्या बना करेंगे वहां पर? इन्वर्टेड कॉमर्स बनाना है। क्लियर हो गया? लेट्स कॉल रिजोल्यूशन। फिर अगर एग्जाम में आता है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन बना के दो, हो सकता ना ऐसे पूछ लो आपको, तो आपको पता होगा सेक्शन 175 वाला। तो यहां पर क्या होगा? रेजोल्यूशन से आपने को पहले कवरिंग लेटर बनाना पड़ेगा। तो कवरिंग लेटर कैसे बनेगा? पहले कंपनी का नाम आ जाएगा, जो तुमको लिखना है लिखो, एबी लिमिटेड, धारावी वेस्ट, मुंबई 2, फिर एक सिन नंबर,
कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर वो जाएगा यहाँ पर, टू सो एंड सो डायरेक्टर, एड्रेस इन इंडिया ओनली, फिर एक कवरिंग लेटर, डियर सर द फॉलोइंग रेजोल्यूशन विच इज इंटेंडेड टू बी पास एज अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन एज गिवन इन सेक्शन 175 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 is circulated herewith as per the provision of that section. If you are not interested in this resolution, you may please indicate appending your signature in the space provided beneath, appearing herein below as a separate perforated slip. देखो ना perforated slip, वो dotted वाली लाइन है तो उसको मैंने फोल्ड करके फाड़ते हैं. That's called separate perforated slip. If you are in favor or against the said resolution, this perforated slip may be returned with if and when signed within 10 days, 7 days, 6 days, जितना तुम्हारी इच्छा उतना, ठीक है. However, it not be returned if you are not interested in the resolution. If you are interested in the resolution, अगर तुमको चर्बी है, तुमको तकलीफ है, तो ये हमको रिप्लाई करो. अगर आपने रिप्लाई नहीं किया, हम समझेंगे वो एक्सेप्टेड है. योर्स कुत्ता फेथफुली सेक्रेटरी. तो बेटा ये हो गया आपका कवरिंग लेटर. एंड देन नीचे आप रेजोल्यूशन बना दो जो अपन पीछे बढ़कर है. अगर एग्जाम में सर्कुलेशन वाला आता है विच इज लाइक वेरी रेयर, तो आपको ध्यान रखना है कि वो हिडन एडजस्टमेंट के बाद कवरिंग लेटर बनाना पड़ेगा आपको. देन आप नीचे रेजोल्यूशन बनाओगे. रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट. ठीक है. फिर अगर आपने को आ गया नोटिस बनाने को, ठीक है, अगर अपने को आ गया नोटिस बनाने को, नोटिस किसका नोटिस सर, बोर्ड मीटिंग का नोटिस आ सकता है अपने को बनाने को, बराबर. तो क्या करने का, पहले लेटर जाएगा एबी लिमिटेड 420C मुनि नगर शीला रोड धारावी वेस्ट मुंबई 2. प्यारा सा एक लेटर लिख दीजिए, अपना एड्रेस लिख दीजिए, मतलब लेटर हेड पर सिन नंबर, रेफरेंस नंबर, काइंड ऑफ अ सीरियल नंबर, फिर एक डेट. ध्यान रखना डेट यहां पर जो आएगी, आप जो मीटिंग कर रख रहे हो ना, जो मीटिंग आप कर रहे हो उसके 7 दिन पहले का डेट होना चाहिए, उसके 7 दिन पहले का. पागल जैसे 7 दिन कैलकुलेट मत करो, 10 दिन का गैप रख लो, 15 दिन का गैप रख लो, क्या फर्क पड़ता है. मिनिमम 7 डेज है ना बेटा. पेपर चेकर बेसिक मतलब जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो भी चेक करेगा, वो इवैल्यूएट करेगा, ध्यान रखना. तो जो आप मीटिंग बुलाओगे उसके पहले की डेट इस डेट पे होनी चाहिए. सो नोटिस मैंने दिया, क्या बोला, नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी, जो ऊपर नाम लिखा आपने एबी लिमिटेड, विल बी हेल्ड ऑन मंडे द 10th डे ऑफ मे 2020-21, जो भी आपको डेट लिखना लिखो वहां पर, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जो ऊपर एड्रेस लिखा है वो ही लिखना वहां पर, at 10:30 AM to transact the following business. अच्छा सर आपने मंडे क्यों लिया, माँ लाइफ माँ रूल्स, मेरी इच्छा है. सर आपने मई क्यों लिया, स्पेलिंग, नहीं तो तुमको पता फरवरी, फेब्रुआरी, अक्टूबर देखा होगा ना, सुना होगा ना आपने. तो इसलिए मैंने मैं लिखा. अभी किसी बच्चे को तकलीफ है स्पेलिंग का, क्या करना, हॉल टिकट निकालने का, जो डेट वाले लिखा होगा चिप करा देने का. पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सर 10:30 AM क्यों लिखा, तुम्हारी इच्छा है, तुमको 9 लिखना है, 6 लिखना है, 5 लिखना है, 4 लिखना है, लिखो. सर बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए ना, नहीं, बिजनेस आवर्स आर 9 AM to 6 PM, बिजनेस आवर्स आर 9 AM to 6 PM, पर वो एजीएम होनी चाहिए. अगर बोर्ड मीटिंग है वो तो अपन बोले कभी भी कर लो, कहीं भी कर लो, क्या दिक्कत है वहां पर, अनलेस आर्टिकल सेज अदरवाइज. लॉ बोलता है बोर्ड मीटिंग किधर भी कर, कभी भी कर, कोई दिक्कत नहीं है. सर अजेंडा में क्या जाएगा बेटा, एजेंडा मतलब होता है कंपनी को मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करेंगे. मेरा फेवरेट पहला क्या आएगा, टू कंफर्म द मिनट्स ऑफ प्रीवियस बोर्ड मीटिंग. लास्ट वाला एनी अदर मीटिंग, एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ चेयर. कुर्सी को बोलते हो, पूछते हुए आप कुछ भी कर सकते हो. सेकेंड थर्ड जो तुमको लिखने का लिखो, 5-6 एजेंडा बना देने का वहां पर. अच्छा अगर एग्जाम में बाई चांस अगर आता है ड्राफ्ट या नोटिस फॉर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, तो पहला वाला मत लिखना. नहीं हमारे सेबी सर बोले हमको पहला भी लिखना. नहीं पहला वाला क्यों लिखने हम लोग, कैसे पॉसिबल है. आई नो आई लव यू टू, बट ठीक है पहला वाला नहीं आएगा वहां पर. फॉर एंड बिहाफ ऑफ द बोर्ड XYZ सेक्रेटरी, फॉर एंड बिहाफ ऑफ द बोर्ड XYZ सेक्रेटरी. क्लियर आपको. तो ये आपका नोटिस का फॉर्मेट है. अगर किसी के पास नहीं तो बेटा फोटो खींच लीजिए इसका. Click the photo guys. Sorry. लीजिए. एंड देन नीचे का पूरा एक साथ देना है तो ये लीजिए. डन है. नेक्स्ट अब मिनट्स. अब इंश्योर क्या कर सकते हैं, अपने को मिनट्स अलग से पूछ सकता है बेटा, मिनट्स अलग से पूछ सकता बनाने के लिए. तो इसमें मिनट्स का फॉर्मेट तो अलग हो जाएगा. यू विल स्टार्ट विद मिनट्स ऑफ डैश मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ सो एंड सो कंपनी एट हेल्ड ऑन सो एंड सो डेट एट सो एंड सो प्लेस. फिर आप लिख सकते हो प्रेजेंट डैश द चेयरमैन डैश द डायरेक्टर डैश द डायरेक्टर इन अटेंडेंस डैश द सेक्रेटरी. प्रेजेंट लिखने का अपने को, तो ये फॉर्मेट अलग हो जाएगा. अच्छा फिर आइटम नंबर 1, तुमको जो लिखने का आइटम लो, आप 3-4 तो लिख रहा ना, कम से कम 4 मार्क का आंसर आएगा तो 4 तो होनी चाहिए. आइटम नंबर 1 इट सेज लीव ऑफ एब्सेंस. So leave of absence was granted to Mr. Dash the director. Item number 2, confirmation of the minutes of dash board meeting. उसी को एकदम BCom की तरह लिखने का अपने को. The minutes of the dash meeting of the board held on dash were considered and confirmed. अब item number 3 जो एग्जाम में आया हुआ है वो रेजोल्यूशन बनकर आया. यही क्वेश्चन रेजोल्यूशन बनकर आ जाएगा आपको. Item number 3 अपॉइंटमेंट ऑफ MD. तो the board noted the appointment of Mr.
Rahul, the director of the company, as the managing director of the company, in this connection, the following resolution was passed. तो resolution बनाने के लिए क्या करोगे? Resolve that. Pursuant to section, I would say section 196 of the Companies Act 2013, Mr. Rahul Singh, holding DIN number so and so, who fulfills the condition of Schedule 5, B and is hereby appointed as the managing director of the company for a period of 5 years from this date to this date. Resolved further that he will be paid a salary of rupees 2 lakhs per month, DA इतना, HRA इतना. एक और पैरा ऐड किया मैंने. Resolved further that लास्ट पैरा सेम. Mr. X, the secretary of the company, B and is hereby authorized to file the necessary returns with the registrar of companies to do all the acts and things as may be necessary in this regard. तो मैंने क्या किया, वो जो पीछे अपन ने ढांचा बनाया उसी को यूज किया. अपन अपनी ओन भाषा में लिखेंगे, पर शुरू करना है रिजॉल्व दैट से, इन्वर्टेड कॉमर्स बनाना है, पैरा ऐड करेंगे तो रिजॉल्व फर्दर दैट, एक और पैरा ऐड करेंगे तो रिजॉल्व फर्दर दैट. लास्ट पैरा कॉमन होना चाहिए, लास्ट पैरा सेम होना चाहिए. Item number 4, next board meeting. So the next board meeting will be held on dash days at the register office of the company. The meeting ended with a vote of thanks to chair. मिनट से बाद में बेटा लास्ट वाला लाइन लोग भूल जाते, लिखना आप लिख कर अंदर the meeting ended with a vote of thanks to the chair. अगर मिनट्स आती है तो आपका CSP हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर प्रैक्टिस एंड ऑफेंस एंड पेनल्टीज हो गया है. So in this session we have done 2. So corporate sector practice, offense and penalties हो गया अपना. कूल है, आप इतना पढ़ोगे. आई थिंक कुछ लाइटिंग का कुछ इशू चल रहा है अभी, सो मैं अभी ये वीडियो यहीं रोक रहा हूँ. वी हैव कंप्लीटेड दिस 2 चैप्टर. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू विद 2-3 चैप्टर्स मोर. कूल है, तो अब ये खत्म कर लीजिएगा. तो अपने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए बच्चों, 9. जिसमें से न्यू सिलेबस तुमको जो 3 चैप्टर्स है डिविजन अकाउंट्स ऑडिटर्स वो खाली ऑडिट में. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी कमिंग विद मोर 2-3 चैप्टर्स, सो आपका और सिलेबस खत्म हो जाएगा. कूल है, चलता हूँ. दुआ में याद रखना बेटा. डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आता है जब से मैं नया वीडियो अपलोड कर दूंगा. दिवाली तक का जेस्टेशन है, सब कुछ यूट्यूब पर आ जाएगा. ऑल द बेस्ट, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय.